एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कोप 33 जो इंडिया होस्ट करने जा रहा था 2028 में, इससे भारत ने अपनी मेजबानी वापस ले ली है। अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम ये रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। पोषण पखवाड़ा 2026 जिसकी थीम है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, और अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो कि वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? तो ये वंतारा यूनिवर्सिटी है। नीतीश कुमार लगभग 2 डिकेड के बाद संसद के राज्यसभा में सदस्य के रूप में लौटे हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र राइट आंसर है। मखाना जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। तेलंगाना ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है, और सिक्किम में अभी हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन हिम सेतु की शुरुआत की है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। और देखिए, अब से एक हफ्ते पहले आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों को मर्ज करके करंट अफेयर की सिर्फ ई बुक लॉन्च की गई थी। इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं थे आपके, जिसमें कि 3 महीने की ई बुक आप लोगों को 49 रुपीज में मिल रही है। सबसे पहले जनवरी का कंटेंट अपडेट किया गया, फरवरी का कंटेंट 2 दिन पहले अपडेट हुआ। आज शाम 4 बजे से आप मार्च 2026 का भी कंटेंट अपडेट कर पाएंगे, मतलब कि इसे एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि शाम 4 बजे तक ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन पर। 3 महीने की ई बुक जिसमें कि लगभग 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके डिटेल में एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर हो जाते हैं। ये आपको मिल जाएगी कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन पर। और इसके साथ ही आपके जितने भी आगामी वनडे एग्जाम है ये सभी को टारगेट करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत और किस देश ने पुंसाक्ष टू टैरिफ प्रोटोकॉल पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पुंसाक्ष टू जो जल विद्युत परियोजना है, जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी जो कुल कैपेसिटी है ये 1020 मेगावाट है, और ये सितंबर 2025 से भारत को अधिशेष बिजली का एक्सपोर्ट कर रही है। अभी रिसेंटली थर्सडे के दिन भारत और भूटान ने ये जो पुंसाक्ष टू जल विद्युत परियोजना है, इसी का जो निर्यात शुल्क लगने जा रहा है, इसमें जो एक्सपोर्ट पर जो शुल्क लगेगा, इसी पर समझौते के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि इसमें बिजली का जो आदान प्रदान या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, इसके कैलकुलेशन के लिए एक तरीके के प्रोसेस पर सहमति व्यक्त की गई है दोनों ही पक्ष के द्वारा। तो पूछा जाए कि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये भारत की किस कंट्री के साथ में है? तो ये भूटान के साथ में हो जाएगा। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। कैपिटल इसकी हो जाएगी थिम्पू, और थिम्पू को यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसका एक फैक्ट 2025 में मैंने आपको पढ़ाया था कि दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये थिम्पू ही है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी पूछा जाता तब आंसर कोटा होता। करेंसी इसकी नगुलतरम प्रधानमंत्री शेरिंग तोपके है। अब भारत और भूटान के बीच में कुछ अन्य प्रोजेक्ट हैं जिसे हम एक स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। एक तो है चूखा जल विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी है 336 मेगावाट की। ये जो प्लांट है ये भारत द्वारा फंडेड पहली मेगा परियोजना है। फिर दूसरा इसमें है ताला जल विद्युत परियोजना, 2006-7 के बीच शुरू की गई। इसकी क्षमता 1020 मेगावाट की है। फिर एक ये कुर्शु परियोजना है, ये पूरे भूटान में स्थित 60 मेगावाट की परियोजना है। अच्छा, एक करंट अफेयर का फैक्ट जो अक्टूबर के महीने में भूटान से रिलेट करके मैंने बताया था, ये एज इट इज एग्जाम का पार्ट बन चुका है, इसलिए रिवीजन के फॉर्मेट में आज ये क्वेश्चन दोबारा मैंने ऐड किया है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर एक बार चेक करेंगे, इसमें पढ़ाया है। सवाल ये था कि केंद्र सरकार ने भारत भूटान की जो पहली रेल संपर्क परियोजना है इसे मंजूरी दी, जिसके तहत भूटान के किन 2 प्रमुख शहरों को रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा? तो आंसर इसका क्या था? गेलपू सामसे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। भूटान के 2 शहर हैं, कौन कौन से? गेलपू और सामसे। जो गेलपू है
ये रेल परियोजना के माध्यम से असम के कोकराझार से कनेक्ट होगा। फिर भूटान का ही शहर जो सामसे है, ये रेल परियोजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल के बर्नहाट से कनेक्ट होने जा रहा है। तो भारत के दो शहर असम और पश्चिम बंगाल के, ये भूटान के दो शहर गेलपू और सामसे से रेलवे परियोजना के माध्यम से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ये फैक्ट हमने करंट अफेयर में देखा था। यहाँ पर यदि मैं अदर कंट्री का करंट अफेयर फैक्ट डिस्कस करूं जो हाल फिलहाल में हमने पढ़ा है, तो भारत ने अभी हाल ही में हाई स्पीड फेरी सर्विस जो है ये मालदीव को दी है। श्रीलंका से आप रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन सागर, क्योंकि श्रीलंका जो अभी हाल ही में माफ कीजिएगा साइक्लोन दितवा से ग्रस्त था, तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर की शुरुआत करी थी। सागर बंधु है इसका पूरा नाम, रिलेट कर सकते हैं। और नेपाल से यदि रिलेट करेंगे तो नेपाल भारत का पड़ोसी है, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट को मतलब इसका जो बेस कैंप है ना, बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ये दिव्या बनी, रिसेंटली उत्तर प्रदेश की हैं, जिनका करंट अफेयर अभी हमने अप्रैल के ही महीने में देखा है। सवाल नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो इस पहल का नाम हो जाएगा आरोग्य वन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन पहल की शुरुआत करी है। इसके तहत जो नेशनल हाईवेज हैं, इसके किनारे जो भूमि खाली पड़ी हुई है, इस पर औषधि पौधे लगाए जाएंगे। ये देखिए, जो जमीन खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर ग्रीनरी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, औषधि पौधे भी लगाए जाएंगे। और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मधुमक्खी कॉरिडोर यानी कि बी कॉरिडोर पहल की भी शुरुआत करी है। बात की जाए यहाँ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो 1995 इसका फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में हेडक्वार्टर, संतोष कुमार यादव इसके चेयरमैन हो जाएंगे। सवाल तीसरा है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो रणवीर सिंह है, ये जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। खुद की बारबी डॉल पाने वाली पहली भारतीय जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। अभी हाल ही में भीम यूपीआई के एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। जोमैटो के जो एम्बेसडर हैं शाहरुख खान हो जाएंगे। इसके अलावा अभी जो डिजिटल जनगणना चल रही, इसके एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है। यूनिक्लो के जसप्रीत बुमराह, दिल्ली में खेल महाकुंभ के शिखर धवन, मेबलिन न्यूयॉर्क की कियारा आडवाणी, न्यू बैलेंस की जानवी कपूर, पीएनबी के हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की शफाली वर्मा, लेवाइस की आलिया भट्ट, ओडिया हैंडलूम की माधुरी दीक्षित, जोमैटो के शाहरुख खान, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की सारा तेंदुलकर, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरिका फोर्स की श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक के विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना और खो खो वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, इसके टाइगर श्रॉफ और सलमान खान थे। हर साल अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये अप्रैल महीने की 12 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए, इसी दिन 1961 में जो यूरी गागरिन है, इनके द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की या इसकी सफलता की यह ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाता है। अब ये जो यूरी गागरिन थी, ये थी कौन? तो ये एक सोवियत संघ यूएसएसआर की अंतरिक्ष यात्री थी। उस समय तो यूएसएसआर हुआ करता था, हालांकि 1991-92 में यूएसएसआर ये 15 देशों में टूट गया था। तो सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्री थी यूरी गागरिन, और इन्हीं का जो वोस्तोक 1 मिशन है, इसके तहत लगभग 108 मिनट में इन्होंने पृथ्वी की पहली परिक्रमा भी की थी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 अप्रैल 2011 को इस विशेष दिन की घोषणा भी करी थी। अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को उत्कल डे और आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल है माइनिंग डे, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे और 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। पांचों सवाल है, नीति आयोग ने हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया है, जिसमें कि लगातार तीसरी वर्ष टॉप पर रहा है इसमें कर्नाटका। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
तो देखिए नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट है जिसमें कि बैंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर है। इसलिए यहाँ कुछ खोजने या स्टार्टअप बनाने में कर्नाटक हमेशा नंबर 1 रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? नवाचार, यानी कि नए नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी खोजने में जो राज्य टॉप पर रहता है हमेशा, वो कर्नाटका रहता है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, जहां पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। योजना आयोग के स्थान पर ये लाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ये हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी, और सीईओ अभी हाल ही में निधि छिब्बर बनाई गई हैं। इसके अलावा एक करंट अफेयर का फैक्ट हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि नीति आयोग ने जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। इसका लक्ष्य है भारत के दलहन उत्पादन को 2 गुना करना 2047 तक। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये नीति आयोग ने रिलीज किया। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के नेतृत्व में की जा रही है। फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा नीति आयोग ने की। 10वें नंबर की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग ने की और इसके पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा बने हैं। इसके अलावा यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो महाराष्ट्र किस मामले में टॉप पर है? तो हमने देखा एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स जो रिलीज किया है नीति आयोग ने, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। बिहार ये किस में टॉप पर है? तो हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि मखाना के उत्पादन में जो राज्य टॉप पर है ये बिहार है। गुजरात ये प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में नंबर 1 राज्य बना हुआ है। सवाल 6वां है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 रिलीज की है, जिसमें दुनिया भर में वनों की कटाई को लेकर के चिंता जताई गई है। यह रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने। ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में कितने जंगल बचे हैं, और रिपोर्ट ये चिंता भी व्यक्त करती है क्योंकि खेती और शहरों के लिए जंगलों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। यहाँ से यदि बात की जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1945। इसलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा इटली के रोम में। रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम हो जाएगा क्यू डोंग्यू। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, देखिए WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका फॉर्मेशन ईयर 1961 है और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 इसका फॉर्मेशन ईयर है, केन्या के नैरोबी में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सवाल 7वां है, सरस्वती सम्मान 2025 का जो रिसेंटली दिया गया है 2026 में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो 2025 का ये सम्मान जीता है राम कुमार मुखोपाध्याय ने। 2024 का जीता था साधु भद्रेश दास ने, 2023 का प्रभा वर्मा ने, और 2022 का जीता था शिवा शंकरी ने। तो जो राम कुमार मुखोपाध्याय है, इनका जो बंगाली उपन्यास है हारा पार्वती कथा, इसके लिए सम्मानित किए गए। सरस्वती सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट कृति के द्वारा या पात्र कृतियों का प्रकाशन पिछले 10 वर्षों के भीतर होना अनिवार्य है, इस हिसाब से दिया जाता है। 15 लाख रुपए की नगद राशि, सर्टिफिकेट, पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है, और ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। हालिया के अवार्ड्स एंड ऑनर्स का डिस्कशन करें तो NBCC अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को, एबल प्राइज गेट फालिंगसन को, ग्रैंड प्राइज जुपल्ली कृष्णा राव, ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु, स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी, संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारी, वायली रिसर्च अवार्ड चंद्रकांत लहेरिया, JC डेनियल अवार्ड शरदा, अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार व्यक्तिगत कैटेगरी में अशोक सेल्के ने, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड ग्रासा माशेल, और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा के नाम रहा है। 11 अप्रैल 2026 को जो महान समाज सुधारक रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी 199वें नंबर की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने 1873 में किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना करी थी? है तो हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपके स्टैटिक का पार्ट हुआ।
तो जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी 19वीं सदी में। दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया जिसका उद्देश्य पाखंड को कम करना और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाना था। इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहां से यदि बात की जाए प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्मा राम है ये पांडुरंग ने। फिर यदि बात की जाए आर्य समाज की, तो दयानंद सरस्वती जी ने इस समाज की स्थापना करी थी। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सवाल 9वां है, किसे यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए नियुक्त किया गया है? प्रीति सरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जो है प्रीति सरन, ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार समिति में फिर से चुन ली गई हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए, 2027 से नेक्स्ट ईयर से 3 साल के लिए। और ये विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव और वियतनाम में राजदूत भी रह चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में अरब लीग के महासचिव नबील फहमी बने, इंडिको के सीईओ विलियम वॉश, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बगीर जोलगाद्र, यूनाइटेड नेशन शरणार्थी उच्चायुक्त बहरम साली, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर, आईएमएफ के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, डिप्टी एमडी डेन कार्ड्स हैं, कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल है, एआईबी के अध्यक्ष जू जियाई है, संयुक्त राष्ट्र की महिला कार्यकारी निदेशक सीमा सामी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, राष्ट्रमंडल की महासचिव सरली बोचवे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की महासचिव एनालिना ब्यारबाग, ट्विटर के सीईओ लिंडा यकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानम, यूनिसेफ के कैथरीन रशेल। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद अभी दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया था। तो इस युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला जो पहला भारतीय ध्वज वाला पोत बना, इसका नाम था जग विक्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद एलपीजी टैंकर जग विक्रम, ये हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला भारत का पहला ध्वजांकित, यानी कि भारत का ध्वज कैरी की हुई ये पहला पोत बना। ये लगभग 20,000 से 20,400 टन एलपीजी भारत ले जा रहा है और ये टैंकर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के अथॉरिटी में है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वैश्विक व्यापार केंद्र है जहां से विश्व भर के 20% तेल और गैस का व्यापार किया जाता है। मैंने कल आपसे पूछा था मियामी ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, जिसका आंसर यानिक सिनर था। आज का सवाल है म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।